दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आरपीएससी के द्वारा जो नया बम है, जो फोड़ा गया है नया बम बच्चों के ऊपर, या एक मिसाइल को आप कह सकते हैं, एक ब्रह्मोस मिसाइल जो डाली है उन्होंने 15 साल बाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आरपीएससी ने हाल ही में फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर का सिलेबस चेंज करे थे। तो आशा तो अनुमान तो यही लगाया जा रहा था कि जो सेकंड ग्रेड है उसका भी सिलेबस जो है वो चेंज किया जाएगा। और वही आरपीएससी ने हम ये कह सकते हैं कि हमारी आशा पर खरा उतरते हुए आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी 15 सालों के बाद चेंज करने का फ़ैसला लिया। अब दिक्कत ये आती है कि कौन सी चीज़ें तो उसमें बड़ी है, कौन सी चीज़ें उसमें घटी है, कौन सी चीज़ें उसमें रिप्लेस हुई है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 3 चीज़ें हमेशा हम लोग देखने को मिलती है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो 3 चीज़ें जो हैं वो, एक चीज़ तो होती है कि कौन सी चीज़ उसमें ऐड हुई है, दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि कौन सी चीज़ उसमें ऐसी है जो डिलीट हुई है, और तीसरी चीज़ ऐसी होती है जो कौन सी चीज़ उसमें रिप्लेस हुई है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की दिक्कत नहीं होती, तो जो रिप्लेस वाला पार्ट है हमारा वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें रहती कि कोई चीज़ जो होगी वो डिलीट होगी और कोई चीज़ ऐसी होगी जो नई ऐड ऑन होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग और इसका एक स्मार्ट एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान से पढ़नी है, किसका ज़्यादा वेटेज है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका ज़्यादा जो वेटेज होगा, कौन सी चीज़ें ऐसी है कि हम लोग उसको कम पढ़ने के बाद भी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो उसमें ऐड ऑन की गई है। तो देखो, अगर आप लोग देखोगे, सबसे पहले हम लोग पुराने वाले सिलेबस की तरफ चलेंगे। अगर हम लोग पुराने वाले सिलेबस की तरफ चलें तो उसमें आप लोग एक चीज़ देखोगे, उसमें अगर आप लोग देखोगे कि जो नई चीज़ें हैं हमारी, वो आप देखोगे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें जो पहले वाली चीज़ थी वही चीज़ आज भी वही है। टाउन प्लानिंग से लेकर के सोशल एंड रिलीजियस इकोनॉमिक लाइफ, यानी जो इंडस वैली है सिविलाइजेशन थी हमारी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो जीवन है उसके बारे में चर्चा करनी थी, उसको पढ़ना था। लेकिन इसमें एक नई चीज़ का ऐड ऑन करी है उन्होंने, मेजर साइट्स। पहले वो इंडस वैली के बारे में कुछ भी पूछ सकते थे, अब उन्होंने ये बताया कि इसमें हमको साइट्स भी पढ़नी है। लेकिन साइट्स में कौन सी साइट? अगर आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की 200 से अधिक साइट्स हैं। तो क्या हम लोग 200 साइट्स हैं उनको याद रखेंगे? आप जानते हैं 200 साइट याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और अगर आप फिर भी पॉसिबल हो जाए तो क्या आप सिर्फ वही याद करेंगे? तो इन्होंने ये बता दिया है कि इसमें जो सिर्फ हमको मेजर साइट्स है ना, सिर्फ वही याद रखनी है। अब मैंने आपको, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर जो भी मेजर साइट्स हैं, जो भी उनका आर्थिक जीवन था, उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, और उसी सीरीज़ को मैं आगे भी बढ़ाऊँगा। तो आप देख सकते हैं उसको, रीट मेन स्किल को टारगेट कर रहा था, लेकिन क्योंकि चीज़ें ओवरलैप हो रही तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें मेजर साइट्स हैं, वही साइट्स आपके इसमें भी आएंगी, तो आप उसको देख सकते हैं एक बार। अब हम लोग चलते हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ बड़ी है हमारी? मेजर साइट्स बड़ा है। आगे हम लोग अगर वैदिक लाइफ की तरफ देखें तो पहले वाले सिलेबस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो तब भी सोशल एंड रिलीजियस लाइफ हुआ करती थी। अब यहाँ वैदिक एज में नए वाले सिलेबस में सोशल एंड रिलीजियस लाइफ तो है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 3 चीज़ें और बढ़ा दी है, जिसमें हमारे वर्ण, आश्रम और संस्कार बढ़ा दिए हैं। कहने का सेंस क्या है, ये हमारे लिए इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा वर्ण आश्रम वाला, ये सोशलॉजी के अंदर भी आ जाता है। तो आपको ये पता होगा, ये हमारे लिए ज़्यादा दर्द और दुख देने वाली स्थिति नहीं है, इसमें हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ है। मैंने आपको ये बताया कि मैं आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी भी बताऊँगा कि किस तरह से हम लोग स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, जो कि हमारा नया सिलेबस है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये सोशलॉजी में मिलेगी हमको, इसलिए हमारे लिए कोई ज़्यादा ओवर बर्डन वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ पे अगर हम लोग जाएंगे पुराने वाले सिलेबस में, तो उसमें बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म दे रखा था, जिसमें उसके जो रूट कॉजेज ऑफ राइजिंग एंड टीचिंग के बारे में बता रखा था। सेम वही सिलेबस भी हमारे यहाँ पर है, सेम वही चीज़ है हमारे यहाँ पर भी।
उन्होंने भी यहाँ पर यही बता रखा है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के अंदर कॉजेज ऑफ राइजिंग की किस तरह से वो बढ़े हैं और उनकी क्या क्या शिक्षाएं रह चुकी है। अगले वाले पार्ट पे चलें मौर्यस के ऊपर। तो पहले भी वही चीज़ थी जो आज अब इस वाले में है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मौर्य का सिलेबस भी वही है। फिफ्थ जो चेंज हुआ है हमारा, ख़ास तौर पर जो मैं आपको बात करूँ पुराने वाले सिलेबस में, तो वहाँ पर पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में बता रखा था। कहने का सेंस क्या है, पोस्ट मौर्यन यानी मौर्यंस के बाद जो उन्होंने आर्ट के बारे में जो भी प्रगति हुई है, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बारे में चर्चाएं करनी थी, उसके बारे में सिलेबस था हमारा। यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ के लिए पहले स्पेसिफिक बोल रखा था कि हमको मौर्यन से पहले की कोई नहीं पढ़नी है। अब यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये डाल दिया है कि टेम्पल एंड स्कल्पचर्स, स्टाइल एंड फॉर्म्स। अब वो हमसे उसका डेवलपमेंट पूछेगा कि किस तरह से जो टेम्पल्स है वो डेवलप हुए हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर, कौन कौन से जो हम लोग पढ़ते आए हुए हैं, किस तरह से वो टेम्पल्स जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है धीरे धीरे। हर एज के साथ साथ हमको ये पढ़ना पड़ेगा, स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पूरे इवन एंशंट से लेकर के जो भी कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है 10th सेंचुरी 12th सेंचुरी तक, वो सब हमको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये साफ़ तौर पर कहीं नहीं कहा है कि वो सिर्फ एंशंट के बारे में पूछेगा या मिडिवल वाले टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स के बारे में नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा जो है हमारे लिए ओवरबर्डन वाली बात है, ये हमारे लिए ओवरबर्डन है। ठीक है, देखिए गुप्ताज पॉलिटिकल एंड, अगर हम लोग अगले वाले की तरफ चलेंगे तो गुप्ताज पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ रूलर्स एंड ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये पहले भी हुआ करता था। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट पहले भी हुआ करते थे। मुगल पीरियड भी पहले भी हुआ करता था। अंतर जो आया है, मैं आपको यहाँ सबसे ज़्यादा सिलेबस बढ़ेगा, वो था हमारा मराठा वाला। अगर आप देखो पुराने वाले सिलेबस की तरफ जाएंगे तो वहाँ आप लोग एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक बता रखा था कि वो सिर्फ मराठा में शिवाजी के बारे में पूछेंगे आपसे, सिर्फ हमारे यहाँ पर शिवाजी महाराज के बारे में पूछेंगे, माफ़ कीजिएगा शिवाजी नहीं, शिवाजी महाराज के बारे में पूछेंगे हमसे। और अगर आप इस वाले सिलेबस की तरफ देखेंगे जो कि नया हुआ है, उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ मराठा दे रखा है, यानी वो शुरुआत से लेकर के पेशवा तक आपसे मराठास के बारे में पूछेंगे, जिसमें उनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट शामिल है। खासतौर पर बात ध्यान देने की यह है, वो आपसे कल्चरल अचीवमेंट नहीं पूछेगा, वो आपसे सिर्फ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स, यानी आपको इवेंट्स याद करने पड़ेंगे बैटल्स के, ये ज़रूर कौन सी ट्रीटीज़ है वो सब याद करनी पड़ेगी आपको। इवन आपको एंग्लो मराठा वॉर भी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिलेबस जो है हमारा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले वाले सिलेबस में सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूछ रहे थे वो लोग, उन्होंने स्पेसिफिक कर रखा था कि मराठा में सिर्फ हमको छत्रपति शिवाजी महाराज को ही पढ़ना है। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत कर दी उन लोगों ने। खैर कोई नहीं, ये ब्रह्मोस मिसाइल है, हमको झेलनी पड़ेगी और हम लोग झेलेंगे, और हम लोग झेल कर फिर भी नौकरी लाएंगे। आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। नेशनल मूवमेंट इन 19 एंड 20 सेंचुरीज़ के अंदर रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 पहले भी था, आज भी है। राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात करें हम लोग तो ये नया बढ़ चुका है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म, माफ़ कीजिएगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म जो है, हम लोगों को ये देखना है कि राष्ट्रवाद का जो उदय है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसका पूरा उदय पढ़ना पड़ेगा हमको, कि किस तरह से हुआ, कैसे वो बड़े चीज़ें, कौन कौन सी इवेंट्स में कौन कौन सी घटनाएं शामिल है, ये सब हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा, जो पहले नहीं हुआ करता था। पहले सिर्फ वो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ही पूछा करता था हमसे। उसमें हमारे को पता है कि अर्ली फेजेज यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के दो तरह के नेता हुआ करते थे, दो तरह के दल हुआ करते थे, जिसको हम लोग नरम दल और गरम दल बोलते थे। नरम दल और गरम दल, जैसे नरम दल में गोखले साहब वगैरह आते थे, एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल के अंदर जैसे हम लोग जानते हैं तिलक साहब वगैरह आते थे। तो ये हमको पहले भी पढ़ना पड़ता था और आज भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें अंतर बड़ा है सिर्फ राइज ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय के बारे में। मास मूवमेंट ऑफ गांधी जी पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, तो इस बारे में चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, ये सब पहले हुआ करता था। अंतर बड़ा है इस चीज़ में, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी पहला और दूसरा विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा है। लेकिन इसमें यहाँ पर उन्होंने एक रियायत दे दी है, उसने हमसे 3 चीज़ें के बारे में पूछेगा बस। देखो, अगर आप लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक जो एग्ज़ाम के अंदर, जो मैं ये तो नहीं कह सकता टॉप करता है, जो एग्ज़ाम को पास करता है, उनमें यही अंतर होता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट कुछ नहीं करेगा, सिलेबस देखेगा, स्टार्ट कर देगा पढ़ना, अब वो कितना पढ़ेगा उसको यही नहीं पता होता। लेकिन अब वो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेगा, तो ऐसा नहीं होता। हम लोगों को सबसे बड़ी जो मेहनत करनी होती है वो सिलेबस को
समझने में मेहनत करनी होती है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सिलेबस को ये मान लीजिए अगर 2 से 4 दिन तक ढंग से समझ लेंगे ना एक बार, तो आपके आगे के जो 2-4 महीने हैं वो आसान हो जाएंगे। तो आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के में सिर्फ वो 3 चीज़ें पूछेगा आपसे, जिसमें एक तो कारण हो गए उनके कॉजेज़, एक उनकी घटनाएं हो गई, और एक उनके इम्पैक्ट्स हो गए, यानी क्या क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, पहले का और बाद का। बैकग्राउंड पूछेगा आपसे, तो आप इस बारे में ज़रूर देखें। ये हमारे लिए ठीक है बर्डन की वाली बात है, लेकिन हम इसको कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के अंदर जो नया सिलेबस बढ़ा है हमारा, वो बढ़ा है डेनोटेशन के लिए। पहले ये नहीं हुआ करता था, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें पहले हुआ करती थी, कंपोजिशन से लेकर के सब कुछ। एक उसका स्ट्रक्चर बढ़ा है। स्ट्रक्चर का सेंस यहाँ पर कौन कौन सी लेयर में कौन कौन सा स्फीयर है, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर तो मेसोस्फीयर है, कहाँ स्ट्रेटोस्फीयर है, ये हमको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी बढ़ चुकी है, ये हमको अब ह्यूमिडिटी में वो क्या पूछेगा हमसे, ये पूछेगा कि ह्यूमिडिटी के कौन से ऐसे 4 कारण हैं जो हम लोगों ने 10वीं या 9वीं में पढ़े थे। उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि ह्यूमिडिटी के अंदर कौन से ऐसे कारण हैं जो ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। ओशन रिलीफ, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, यानी जो महासागर है उनके बारे में ये 3 चीज़ें बढ़ चुकी है। रिलीफ बढ़ चुका है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, और सैलिनिटी यानी नमक का जो इस्तेमाल है वो बढ़ चुका है, ठीक है। इंडिया के ये सबसे बड़ा टॉपिक है इस पूरे ज्योग्राफी के अंदर, जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो टाइम की खपत यानी समय की जो खपत करेगा वो यही टॉपिक है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप इसको पढ़ने का एक ही तरीका है। जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हम इसको एक बार में पूरा पढ़ लें, तो देखो ऐसा नहीं हो सकता। आप सबसे अच्छी बात है इसका एक एक टॉपिक उठाएं। सबसे पहले उठाएं फिजिकल फीचर्स, और उसको ये देख लें कि मुझे 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना। और ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी में आप इसको सिर्फ आप 1 या 2 दिन दें, 2 या 3 दिन दें, और सिर्फ आधा 1-1 घंटा दें। बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको आप अच्छा खासा टाइम दें, पूरे ज्योग्राफी को ख़त्म करने की कोशिश करें। इसको सिर्फ आप 2 घंटा दें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी है। यहाँ पर आपसे सबसे बड़ी चीज़ बढ़ चुकी है एग्रीकल्चर, यानी कृषि बढ़ चुकी है। कृषि में वो सब पूछेगा आपसे, कौन सी तो फसलें हैं, मुख्य फसलें हैं, कौन कौन सी उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर वो चाहिए हमको, सब चीज़ें पूछेगा वो आपसे। किस तरह का वातावरण चाहिए उनको बोने के अंदर, उनको काटने में किस तरह का होता है, सब पूछेगा आपसे। मेजर क्रॉप्स जो भी है, लेकिन याद रखना सिर्फ मुख्य फसलें ही पूछेगा। भारत में इतनी चीज़ें उगती हैं, वो सब चीज़ें नहीं पूछेगा आपसे यहाँ पर। माफ़ कीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर। ये सबसे स्कोरिंग वो है हमारे लिए। अगर आप देखोगे ना सिलेबस के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो पार्ट है ना हमारे ज्योग्राफी के अंदर, वो यही पार्ट है। इसको थोड़ा मैं मानता हूँ कि 2 जगह आप लोग पढ़ते आए हैं और हमेशा से पढ़ते आए हैं राजस्थान का ज्योग्राफी। ये हमारे लिए 20% वेटेज के साथ में 80% आउटपुट निकाले वाली चीज़ है। तो हम लोग इसको ज़रूर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से इसको तैयार करेंगे हम लोग। इसमें जो चीज़ बड़ी है वो हमारे लिए बड़ा है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट से मतलब यहाँ पर हमको ट्रांसपोर्ट के अंदर सारे NH यानी नेशनल हाईवेज़, मेगा हाईवेज़ देखने पड़ेंगे, जो एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ट्रेड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन सी ट्रेड हम लोग करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें भारत राजस्थान से ट्रेड होती है, मुख्य ट्रेड कौन कौन से हैं, कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हम लोग सरप्लस में हैं, तो ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें इन दोनों में सबसे जो टाइम कंज्यूमिंग है वो है ट्रांसपोर्ट वाली पार्ट। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें आप देखोगे ना सबसे ज़्यादा मेजर चेंज इकोनॉमिक्स में ही हुए हैं। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छे खासे चेंज हुए हैं। तो ये 2 जो टॉपिक्स हैं, हमको 2 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पहले भी हुआ करता था और अभी भी है। और ऐसी बात नहीं है कि नेशनल इनकम पहले नहीं हुआ करता था, हुआ करता था, लेकिन इसके अंदर इन्होंने पहले जो आप अगर पिछले वाले में चलोगे तो आप अगर एक चीज़ देखोगे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो सिर्फ उन्होंने नेशनल इनकम बोल रखी थी। अब नेशनल इनकम में क्या पढ़ना है ये हमको नहीं पता था, कितने डीप में जाना है ये हमको नहीं पता था। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया। इस सिलेबस की खासियत ही यही है कि इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। और जिस बारे में उन्होंने ये नहीं बताया है कि कौन सी चीज़ आपको नहीं पढ़नी, इसका मतलब है आपको वो पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ देखोगे अगर तो नेशनल इनकम में आपसे मीनिंग पूछेगा, उनका मतलब पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा,
मेज़रमेंट पूछेगा कि किस तरह से हम लोग राष्ट्रीय आय को मापते हैं, ये हमसे पूछेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बड़ी है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हमारे लिए बड़ा है, इसको ये हमारे लिए नया टॉपिक है। अगर आप पहले वाले सिलेबस में देखेंगे एक बार, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे यहाँ पर घट चुकी है, कंजप्शन फंक्शन। ऐसा नहीं है, आरपीएससी ने, मैंने आपको बताया 3 चीज़ें होती है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर रिप्लेस वाला नहीं देखने को मिलेगा हमको। लेकिन कोई चीज़ डिलीट भी तो करेंगे वो लोग, तो डिलीट उन्होंने कंजप्शन फंक्शन कराया यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं नए वाले की तरफ, मनी। मनी पहले अगर आप देखोगे ना, तो मनी सिर्फ आपसे 2-3 चीज़ें पूछा करता था। जैसे वो मेजर्स पूछता था, यानी माप पूछता था मनी सप्लाई के, किस तरह से उसको घटाया जा सकता है, यानी क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स, ये 2 चीज़ें पूछता था हमसे, जैसे CRR SRR। यहाँ पर इन्होंने देखो मनी के बारे में उसका मीनिंग और फंक्शन पूछ लिया है हमसे, यानी उसके कार्य क्या क्या हैं, उसका मतलब क्या क्या है मुद्राओं का। दूसरी बात, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक जो है उनके कार्य बताने हैं हमको। आरबीआई क्या कार्य करता है, किस तरह से जो अदर बैंक से, यानी जो भी अलग अलग जो अन्य जो बैंक है उनके ऊपर वो किस तरह से अपना कंट्रोल करता है, कैसे वो पॉलिसीज़ बनाता है, कैसे वो अपनी पॉलिसीज़ को लागू करवाता है, ये सब हमसे पूछेगा। और कमर्शियल बैंक्स के बारे में पूछेगा कि कौन कौन सी कमर्शियल बैंक्स है हमारे लिए, उनको कितना लैंडिंग करना पड़ता है, यानी लैंडिंग का मतलब हो गया कितना वो लोन किस किस को देते हैं, ये सब पूछना पड़ेगा, ये सब हमको याद करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन पहले भी हुआ करता था, आज भी है, और ये वो टॉपिक है जहाँ से हम लोग अच्छा खासा नंबर को बटोर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो इसमें बदला है वो बदला है ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सोशल एंड सेक्टरल एनालिसिस एंड देयर कंट्रीब्यूशन। ये जो है हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे बड़ा भी है। इसमें हमको सेक्टर देखना है कि कौन कौन सा सेक्टर जो है, कितना कृषि का सेक्टर है, यानी कितना हमारा सर्विस सेक्टर जो है हमारा, कितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कर रहा है, एनालिसिस करना है पूरा, यानी उनके जो जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हमको जानना है और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है हमको, जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए, कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हमारे को, मेजर रिफॉर्म्स पढ़ने हैं पूरे, ठीक है। ये बड़ा है लेकिन इसमें अच्छा खासा हम लोग स्कोर कर सकते हैं। अब आता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। ये जो टॉपिक है ये पहले भी हुआ करता था, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और आज भी है। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो जो नई चीज़ें हैं, नया कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें जो चीज़ें हैं वो ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ के बारे में बता दिया है, यानी ये निश्चित कर दिया है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में आपको नया है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले भी हुआ करता था। अंतर इतना है कि यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि कौन कौन से उनके गोल्स हैं, कौन कौन से उनके लक्ष्य हैं भारत को लेकर के, ये ज़रूर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम लोग अगर देखें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर घटी है पुराने वाले से, तो देखो, इलास्टिसिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये कहीं भी नहीं दे रखा है इन्होंने। मानता हूँ ये डिमांड एंड सप्लाई का एक पार्ट आता है, हो सकता है वो इसके अंदर से रूप में सवाल पूछ ले आपसे, लेकिन ये कहीं भी अभी नहीं लिखा गया जो उन्होंने पहले स्पेसिफिक कर रखा था। हो सकता है वो लोग इनसे पूछ ले, तो इसके बारे में अभी मैं ये कह सकता हूँ कि वो पूछ भी सकता है आपसे, नहीं भी पूछ सकता है। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएट के बारे में जो था, यानी जो बजट डेफिशिएट से, ये कहीं नहीं दिया, और ये सबसे बढ़िया चीज़ है हमारे लिए। क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट जो क्वालिटेटिव मेथड्स है हमारे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई वाले, वो भी कहीं नहीं दिया गया। हो सकता है वो ना पूछें हमसे, ठीक है। आगे अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ देखेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, जो चीज़ें बदली है। पहले मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें कटी है, पुराने वाले सिलेबस की तरफ आइए और देखिए जो चीज़ें हटी है हमारी, वो सिर्फ ये चीज़ हटी है, यानी संविधान के बारे में, संविधान निर्माण और उसके स्पेशल फीचर, सैलिएंट फीचर्स, यानी स्पेशल जो भी फीचर्स थे ना उसके, वो जो चीज़ें हैं वो हटी है हमारी। जो फीचर्स थे हमारे, जो भी उनकी विशेषताएं थी वो हट गई, यानी आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने कितने पार्टी के अंदर कितने, किसको, कांग्रेस को कितने वोट मिले थे, कितने चुनाव पे सीटें हुई थी, ये हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बदला क्या है देखिए, अगर नए वाले सिलेबस की तरफ आएंगे आप लोग, तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 चीज़ें बदली इन्होंने। कंटेम्प्रेरी चीज़ें डाल दी। कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जो समकालीन, हमारे जो अभी चल रहे हैं, हमारे जो अभी इस काल के अंदर जो भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के, वो हमको ज़रूर एक बार नज़र डालनी है। पुरानी चीज़ें जो थी वो तो थी सही, लेकिन जो नया बदलाव आ रहा है उनके अंदर वो क्या क्या आ रहा है, वो ये पूछेगा हमसे कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स के अंदर, कि जो समकालीन के हमारे जो भी नए नए बदलाव आ रहे हैं, जो ट्रेंड चला आ रहा है, जो नया ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, हर चीज़ को लेकर के।
ठीक है, तो आपको ये ज़रूर देखें, एक बार नया वाला ज़रूर देखें, करंट अफेयर्स को अच्छे से देखें, कोशिश करें तो इसको इसमें यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम का इस्तेमाल करें। इंटरनेट यहाँ के लिए, वैसे तो मैं करवाऊँगा ही सही, लेकिन आप फिर भी एक एक बार इंटरनेट वेबसाइट्स पे ज़रूर जाके देखिए। गूगल पे सीधा सा लिख दें कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या हैं, वो आपको शो कर देगा जो भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट की तरह हम लोग देखेंगे तो पार्टी सिस्टम के बारे में बोल रहा है। पार्टी सिस्टम ये है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये पूछ सकता है आपकी कौन सी पार्टी कब बनी। चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी है कि भारतीय जो लोकतंत्र है उसके ऊपर क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपसे ज़रूर पूछेगा। ये भी एक बड़ा टॉपिक है। डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेवलपमेंट पूछा है। पहले सिर्फ आपसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पूछा था, यहाँ डेवलपमेंट भी पूछ रहे हैं। यानी आपको ये तो पढ़ना ही है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। अब आपको ये भी पढ़ना है यहाँ पर कि जो हमारा स्वायत्त स्वशासन विभाग है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कब तो वो बना, कौन कौन सी नए नए हमारे नगर पालिका बनी पहले, कौन से राजस्थान में कैसे हुआ, सब पूछना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा हमको यहाँ इसमें। अगला वाला जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसके अंदर इंडिया के जो रोल है वो पहले यूएन तक ही सीमित था। अगर मैं आपको पुराने वाले की तरफ लेके चलूँगा तो यूएनओ में सिर्फ यूएनओ तक सीमित था हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आप नए वाले में देखोगे तो अब उन्होंने G7, G20, ब्रिक्स एंड क्वाड जो क्वाड सदस्यता है हमारी, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की, वो भी पूछेगा हमसे। यानी रोई उनको सिलेबस को बढ़ाना था, उन्होंने बढ़ा दिया है। सोशोलॉजी की तरफ देखें अगर हम लोग तो यहाँ पर दो चीज़ें बढ़ी है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशंस बड़े हैं हमारे, यानी संस्थाएं बड़ी हैं हमारी एक तो, और एक हमारा कम्युनिटी बड़ा है, ठीक है। दो चीज़ें बड़ी हैं इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं, तो खास तौर पर हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ज़्यादा इसको अलग तरीके से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक अलग से टाइम कंज्यूमिंग के लिए, ठीक है। कंज्यूमिंग नहीं होगा ये हमारे लिए ज़्यादा। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अगर इसको अच्छा खासा टाइम अलॉट कर देंगे। हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन सब चीज़ों पे टाइम अलॉट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी लाऊंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ सिलेबस चेंज के बारे में बता रहा हूँ। अभी एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा मैं आपकी, कैसे कम से कम पढ़ाई में, कम से कम टॉपिक्स के अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। वैसे तो पढ़ना है आपको, लेकिन किन चीज़ों को हमको ज़्यादा रिवीजन करना है ताकि वो सवाल हमको वहाँ मिले ही सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए, ये वो टॉपिक है जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेगी। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत, लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे वो हमको पहले भी दे रखे थे। अगर आप पुराने देखेंगे तो ये पहले भी दे रखे थे, ये पहले भी दे रखे थे आपको सब। पर यहाँ पर पढ़ना हमको ये सभी पढ़ता था इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता दिया है ये चीज़ें आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले ये नहीं पढ़ते थे, सिद्धांत यही होते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है यहाँ पर कि भाई आपको ये सब चीज़ें ही पढ़नी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई इन्होंने, पहले से इन्होंने प्रिंसिपल डाल दिए थे। अब ये पता नहीं आया कि सिद्धांत हम लोग कौन कौन से सिद्धांत पढ़ें। जो नई चीज़ें बढ़ी है ना वो हमारे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान, यानी राजस्थान के प्रशासनिक संस्थान, ये ज़रूर बढ़े हमारे, जिसमें हमारे इलेक्शन कमीशन हो गया स्टेट वाला, लोकायुक्त हो गया। लोकायुक्त पहले भी हुआ करता था, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, स्टेट सेक्रेटरीट हो गई, रोल ऑफ डायरेक्टरेट। अब यहाँ पर जो सबसे अलग चीज़ है ना वो ये है रोल ऑफ डायरेक्टरेट। हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी डायरेक्टरेट्स हैं, यानी काफ़ी संख्या में डायरेक्टरेट्स हैं, लेकिन उनका हमको सिर्फ रोल पढ़ना है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानना नहीं है, वो कब बनी उसके बारे में नहीं जानना, उनका कार्य क्या है हमको सिर्फ ये देखना है। ये ज़रूर आप दोनों देखें, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल। ये वो चीज़ है कि जो हमारा प्रशासन है उसके ऊपर हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब कौन कंट्रोल करेगा? लेजिस्लेचर करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा और जुडिशरी करेगा। ये किस तरह से प्रशासन के ऊपर
कंट्रोल करता है, ये हमको देखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सोशल ऑडिट, द राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट, ये जो चीज़ें हैं ये हमको वेबसाइट से पढ़नी है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब पढ़ने के लिए, आप वेबसाइट जाइए, वेबसाइट के अंदर ये पढ़िए, इसके अंदर से अपने एक उसी दिन में शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। वैसे तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद के शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 1 या 2 पेज की शॉर्ट नोट बनाइए, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप देखोगे तो। फिलॉसफी की बात करें हम लोग तो 3 चीज़ें पढ़िए, कर्म, ऋत और पुरुषास्त्र। ये पुरुषास्त्र जो है हमारा, ये हमको और भी जगह देखने को मिल चुका है, ऊपर भी मिल चुका है। तो ये 3 चीज़ें पढ़िए, ये हम लोग पहले भी पढ़ा करते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक डाल दिया है कि ये भी पढ़ना है हमको। पढ़ते हम लोग पहले भी थे। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लेटो के बारे में जो कार्डिनल वर्च्यू है वो पूछा है हमसे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले यहाँ पर सोक्रेटिक मेथड और कार्टेशियन मेथड ही हुआ करते थे, उन्होंने इस बार कार्डिनल वर्च्यू थ्योरी भी डाल दी है प्लेटो की। पर इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि हमने सिर्फ यही चीज़ पूछी है आपसे, कार्डिनल वर्च्यू थ्योरी। अगर प्लेटो आप पढ़ना चाहेंगे ना तो 5 दिन लग जाएंगे आपको, इतनी सारी चीज़ें बता रखी है उसने पॉलिटिकल साइंस के अंदर। एक प्लेटो जो है पॉलिटिकल साइंस के फिलोसोफर हैं, काफ़ी आप जानते हैं इनको। तो उसके अंदर सिर्फ हमको एक ही थ्योरी पढ़नी है जो कि है कार्डिनल वर्च्यू थ्योरी। आगे हम लोग टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे। देखिए टीचिंग मेथड जो है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें बड़ी है। जैसे अगर आप देखेंगे मेथड्स एंड टेक्निक्स के अंदर, तो यहाँ पर लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन बड़ा है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, यहाँ पर ये बड़ा है। और कंटिन्यूस एंड CC पैटर्न बड़ा है हमारा, जिसको हम लोग कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसके तहत हमारा ग्रेडिंग सिस्टम जो है हमारा, जिसमें ग्रेड्स मिलती है हमको 8.0, 2.0 या फिर 7.0, ये जो हमारे ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसके बारे में समझा रखा है। तो ये क्यों बना था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। CC वाला पैटर्न जो है हमारा, पहले हमारे जैसे हम लोग जानते हैं 10th के अंदर हमारे परसेंटेज आती थी, लेकिन अगर आप देखोगे कुछ समय पहले 2014 के आसपास जो हमारा CBSE बोर्ड था, CBSE जो बोर्ड था उसके अंदर 10th में हमारे जैसे RBSE में परसेंट आती थी, वहाँ पर ग्रेड आती थी ना, जैसे 10.0 हो गई जो सबसे मैक्सिमम होती थी, जिसको टॉपर बोलते थे हम लोग। तो ये चीज़ें बड़ी है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा जो वीडियो है समझ में आया होगा, सिलेबस के बारे में समझ में आया होगा कि कौन सी चीज़ें इन लोगों ने नई बढ़ाई है RPSC ने। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप मन लगाकर तैयारी करें, इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल में आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाई जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट होगी। मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल में और दूसरों के चैनल में यही अंतर है, चैनल काफ़ी चैनल हैं पढ़ाई के लिए, आप उनको भी देख सकते हैं, नो डाउट आप उनको देख सकते हैं, लेकिन इस चैनल पर आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जाएगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें आपको 100% सवाल मिलेंगे। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, काफ़ी सिलेक्शंस दिए हैं। मैं आपसे यही कोशिश करूँगा कि आपको भी सिलेक्शन और उस विजयी जो हमारी PDF आती है उसमें आपका नाम देखें आप, और एक सारथी की तरह आपके इस रथ को हमेशा आगे बढ़ाता हुआ मिलूँगा। मैं यहाँ से आपको विराम लेता हूँ। धन्यवाद।